में एक रिटर्न ही जाती है, तो अब सीए की दिहाड़ी भी अब कम हो गई है। अब जैसे अगर आप जितने की रिटर्न भर रहे हो बस उतनी दिहाड़ी आओगे। ये अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आप 500 की रिटर्न भरोगे तो 500 दिहाड़ी है, 5000 की भरोगे तो 5000 दिहाड़ी है, 5 लाख वाली भरोगे तो 5 लाख दिहाड़ी है, और एक दिहाड़ी में एक ही रिटर्न जानी है, अब ज्यादा नहीं जानी। तो वो बेचारे सुबह के लगे हुए हैं, इसी वजह से हमारे मेंबर भी 5-10 मिनट लेट ही ज्वाइन होते हैं, तो जो फुल फ्लो है, फुल शो है, वो 4-15-20 पे ही आता है। तो मैं वंस अगेन सभी जितने भी हमारे अटेंडीज हैं उनका भी बहुत बहुत वोका की तरफ से स्वागत करता हूं। जो हमारा पार्ट 2 जीएसटी कोर्स चल रहा है, सर्टिफिकेशन कोर्स 3 डेज का, पहले 4 दिन का था। अभी इसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सर, टेक्सटाइल एंड देन जो जीएसटी ऑडिट के बहुत ऑडिट हो रहे हैं, उसके जो नोटिस आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ये दोनों बर्निंग इश्यूज हैं। और इंडस्ट्री भी, टेक्सटाइल बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, तो इन दोनों के इश्यूज हम आज कवर करने जा रहे हैं। कल भी हमारा सेशन है, उसमें भी हम 2 इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट कवर करने जा रहे हैं, रियल एस्टेट एक्सेप्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री रिलेटेड जीएसटी प्रॉब्लम्स। तो ये हमारा, उसके बाद अगर कोई इंडस्ट्रीज बचेंगी फिर उसके ऊपर भी हम जो इंपॉर्टेंट होंगी और जिसमें कोई कंटेंट होगा बहुत ज्यादा डिलीवर करने वाला, हम उनको भी कवर करेंगे पार्ट 3 में, और ड्राफ्टिंग का ऊपर भी कोर्स कवर करेंगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब हम अभी प्लान करेंगे प्रोग्राम। तो मैं और ड्राफ्टिंग के जो हमारा थिंक टैंक के ऊपर भी हम सेकंड प्रोग्राम लेके आएंगे। मैं सबसे पहले संजय भाई को कहूंगा कि वो कुछ शब्द कहें। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक और अपडेट दे दूं, कल मैंने 148 पे सीए एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी है कि जो 148 आफ्टर 31 मार्च आ रहे हैं वो इनवैलिड है। उसमें 5-7 हाई कोर्ट्स ने स्टे लगा दिया है, तो वो विड्रॉ करने चाहिए गवर्नमेंट को अपनी तरफ से। और सेकंड जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम, फर्स्ट टाइम मैंने जीएसटी एंड टैक्सेशन बार की तरफ से दी थी रिक्वेस्ट 29 मार्च को कि आपको जीएसटी स्कीम लानी चाहिए। वी आर थैंकफुल गवर्नमेंट के लिए कि उन्होंने ये स्कीम लेके आए, लेकिन जो नंबर कैंसिल हुए पड़े हैं उनको रिस्टोरेशन की कोई प्रोविजन नहीं है, ना सेंट्रल के पास ना स्टेट के पास। उसके रिगार्डिंग हमने रिप्रेजेंटेशन दी है कि वो लोग अपना इस स्कीम का बेनिफिट ले सकें। तो आप जो रेवोकेशन है वो इजी कीजिए, इमीडिएटली उनके नंबर रिस्टोर कीजिए ताकि वो जीएसटी स्कीम 2 का लाभ ले सकें। आई विल रिक्वेस्ट संजय जी टू से फ्यू वर्ड्स सो दैट वी कुड स्टार्ट द प्रोग्राम। संजय जी। Thank you, Ashwini ji. So I welcome you all for the second day of our part 2 of the GST industry-wise series, and I also welcome today our young and dynamic faculty Aditya Agarwal ji and Himakshi Arora ji handling the show for the today. Then today I especially welcome Ashwini Jindal ji. Actually, he welcomes everyone, but nobody welcomes him. So I welcome him also as Karta of the our Voice of CA. Then Gaurav Gupta ji हंस रहे हैं, और अतुल पुरी जी, तरुण सेठी जी। तरुण सेठी जी, मैंने कल भी कहा था कि आप अपने आर्टिकल बिंदास भेजें, हम उनको पब्लिश कर देंगे। अभिषेक जी, विजय कुमार जी फ्रॉम दी जीएसटी डिपार्टमेंट मदुरई, एंड संजय कुमार जी, एंड अपूर्व बंसल जी ऑल्सो आई वेलकम यू टुडे। हिमांशी भी आर्टिकल भेज दिया, हिमांशी से भी आर्टिकल मंगवाओ। हाँ, हिमांशी आर्टिकल भेजिए प्लीज। So because as on to earlier we used to have only 1 or 2 author for the GST article. We used to have only Batra ji and then Vimal Jain, but now we have in our kitty approximately 8 to 10. So you continue to send presentations, articles, or issue wise FAQ, anything which you wanted to share with the Voice of CA. Let me tell you, our mail goes to approximately 70,000 members, and now in our Telegram channel around 1,000 members have been added till today, and then we have around 8 to 10 VOCA group, WhatsApp group. The control room will put up the link for the VOCA group. So if you want instant information, you can go to the VOCA group or Telegram group. Every update you will get there itself. Then very soon we are seeking the blessing of the Dr. Girish Ahuja for launching our app, which we have launched for the we are going to launch for the VOCA. It is in the process, and the old data since 2009 is under the process of uploading on the my application.
So VOCA will be very soon on the app also, so that you can, if you will subscribe, and then in that case you will get every notification on your mobile itself, so that you do not forget it. So this is something what I wanted to tell about the little bit of the future. Rest, Ashwani ji is a great planner. He will do all those things. And very soon we are going to have the fifth session of the drafting for the direct tax, as well as what the Ashwani ji has said about the indirect tax also. And then think tank, as it is being said, somewhere in the month of August, we are going to have a think tank meeting also, wherein we will crystallize the issues which are there in the as the new opportunities for the various members. So this is what I wanted to say at present. And let me hand over the dais. Gaurav ji, आप कुछ कहना चाहेंगे? Gaurav Gupta ji. जी सर. हाँ गुप्ता जी. सो गौरव जी कुछ कहिए, अगर आपको कोई शिकायत हो या कोई चीज और इम्प्रूव करना चाहें, क्योंकि आप रेगुलर वॉचर हैं, रेगुलर आप डायरेक्टर भी हमारे परमानेंट. तो एनीथिंग यू वांटेड टू ऐड? जी सर, अपना जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें रिस्पॉन्डिंग नॉन रिस्पॉन्डिंग वाला जो अपना पैरामीटर है, सो उसको मैं थोड़े दिनों से देख रहा था कि नॉर्मली जो भी आप चीज उसमें टेलीग्राम के मॉड्यूल में अटैचमेंट वाली शेयर करते हैं, उसमें सर उसको 3-4 क्लिक करने के बाद वो चीज खुलती है. आई थिंक कि उसमें जो हमें अवॉइड करना चाहिए कि जो उसमें हैवी अटैचमेंट्स हैं. कई बार सर उसमें फोन हैंग भी हो जाता है उसकी वजह से, क्योंकि टेलीग्राम एक सर्टेन लिमिट तक उसको अकोमोडेट कर पाता है, व्हाट्सएप उसमें ज्यादा अकोमोडेट कर पाता है. तो उसमें ये चीज रेगुलर आती है. जैसे मैंने 1-2 आर्टिकल पीछे आपका 148.3 वाले में 1-2 चीजें उसमें कनेक्टेड थी, मैंने उसको क्लिक किया तो वो चीज पूरी तरह से नहीं खुल पाई. So I think the backend office must see this कि जो चीज आपके टेलीग्राम चैनल में जा रही है उसको एक बारी 2-3 बारी ट्रायल के बाद ही उसको लॉन्च किया जाए. और वो मेल पे बिल्कुल ठीक खुलती है. 1-2 बारी पहले मेल में भी इशू आ रहा था, अब टेलीग्राम वाला जो है उसको थोड़ा सा भी ठीक करने की जरूरत है. और जब सर आपने जो ऐप का वो भेजा था मॉड्यूल टेस्ट चेकिंग में, उसमें भी हालांकि सारे फील्ड एक्टिवेटेड नहीं थे, अगर हम उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी बनाएं तो दैट विल बी मच बेटर थिंग फॉर अस. सो ये टेलीग्राम एक्चुअली उसमें क्या होगा गौरव जी, प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐप में, बिकॉज ऐप में पीडीएफ फाइलें हमारी ऐप के प्लेटफॉर्म पे ही चढ़ जाएंगी इंस्टेड ऑफ मेरे वोका के सर्वर पे. एक्चुअली जो न्यूज़लेटर है जिसको आप कह रहे हो, उसमें जरूर ये प्रॉब्लम आप बता रहे हो. और ये प्रॉब्लम क्योंकि हमारे लिंक होते हैं काफी हैवी, अगर वो मेल के थ्रू हम भेजते हैं और लिंक हैवी हो तो वो स्पैम में चली जाती है. तो उसमें स्पैम में परसेंटेज कम जाए, इसकी वजह से हम उसमें लिंक लगाते हैं. हाउएवर आई विल सी टू इट कि अगर कोई ऐसे हैं तो उसको पार्ट्स में दे देंगे ताकि वो ज्यादा ना हो. टेलीग्राम में भी सर सिर्फ अगर पीडीएफ वाला टेस्टेड वाली चीज जाए तो वो जल्दी से खुल जाएगी. उसमें अदर मॉड्यूल में थोड़ा करनी चाहिए. दैट इज ठीक है जी. ओके अश्विनी जी, rest of the proceeding you may continue. Thank you sir. Thank you all once again. I request Himakshi Arora ji to introduce our young and dynamic speaker of the day, Aditya Agarwal ji. Thank you sir. It's my privilege to introduce the guest speaker for today's deliberation, CA Aditya Agarwal ji, a chartered accountant with a flair for indirect taxation and information technology. He is graduated from Delhi University and has been economic scholar on all India level. He has gained experience in EY in the field of GST and currently is a partner in Mahesh K. Agarwal and Company, heading there its indirect tax vertical. He is a regular faculty on GST for chartered accountants, cost accountants, and company secretary institutes for members as well as students. He has been a guest speaker for the various branches of NIRC, including Jalandhar, Panipat, Ludhiana, Sangrur, Patiala, and many more. Not limited to this, his views on GST were covered in the NewsX channel, Aaj Tak, NDTV, CNBC, Economic Times, and various others. Last but not the least, he has been nominated as
special invitee to the GST and the Indirect Tax Committee of ICI 2020-21. I welcome you, sir, to the Voice of CA on behalf of the entire team. I'm sure we will be enlightened with your deliberation on the textile industry. Over to you, sir. Thank you, Himakshi, for such a wonderful introduction. And before I start the session, I would like to thank Voice of CA for giving me this opportunity, and special thanks to Sanjay Agarwal ji and Ashwini Jindal ji. Sanjay Agarwal sir, I think he himself is a legend on income tax. He is the past chairman of NIRC Central Council member, and हम सब ने उनसे इतना सब कुछ सीखा है. And जिंदल साहब का क्या कहना, वो आज इस मतलब मैं गलत बोलूंगा कि इस उम्र में मैं कहूंगा कि वो हमसे भी ज्यादा यंग है. मतलब मैं सुबह उठता हूँ, आई एम अर्ली राइजर, तो सबसे पहले जिसका मैसेज आया होता है अश्विनी जिंदल जी का. तो उनकी क्या कहना. एंड all the panelists here, Gaurav Gupta ji, Atul Puri sir, and I think there is someone also from the GST department. So now I would like to start the session with a small quote like, there is no elevator to success. You have to take small stairs to achieve that success. And Voice of CA is certainly that stair, because Voice of CA is continuously doing webinars for the betterment of the profession. And जिंदल सर ने एक बात कही कि सीए लोग अपनी दिहाड़ी बना रहे हैं, उस सब में बिजी हैं. सर मैं तो कहूँगा दिहाड़ी का टाइम जा चुका है. जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑटोमेशन कर रही है और एनालिटिक्स और जो एनालिसिस हो रहे हैं, रोबोटिक्स आने वाला है, जो ये दिहाड़ी वाला सिस्टम है ना सर, ये खत्म हो जाएगा. तो जो आज का टॉपिक आपने चूज करवाया है, दिहाड़ी बना नहीं रहे, मगर दिहाड़ी लूज हो रही है. आगे क्या होता था, दिन में 10 रिटर्न भरते थे, मल्टीप्लाई करते थे 5000 से. आज की डेट में 5000 की बन रही है, एक ही रिटर्न जा पाती है दिन में. बट सर वो दिहाड़ी वाला टाइम भी जाने वाला है. ओवर द पीरियड आप देखना, ये सब दिहाड़ी का टाइम चला जाएगा. अब जो मैटर रह जाएंगे वो सब लिटिगेशन के, असेसमेंट्स के, डिपार्टमेंटल ऑडिट्स के, ये सिर्फ ये रह जाएंगे. जैसे इनकम टैक्स में हम देख रहे हैं फेसलेस हो गया, ओवर द पीरियड जीएसटी भी हो जाएगा. तो हम सबको दिहाड़ीपन से हटना पड़ेगा और लिटिगेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी हमारा काफी काम, कहना नहीं चाहिए बट ले लेगी. सो अब हमें आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा. जैसे हम सेमिनार से वेबिनार्स में आगे, किसी ने नहीं सोचा था, तो सर्टेनली वही चीज हमें अपने प्रोफेशन में भी लाना पड़ेगा. तो खैर, now let us start today's topic. So my screen is visible? Yes, visible ji. So today's topic is GST departmental audit and GST impact on textile industry. So I will be first covering the departmental audit because I think that is the need of the hour. Because I have been deliberating to various trade association in Delhi and outside NCR. So जितनी भी डिमांड आई वो डिपार्टमेंटल ऑडिट की आई, क्योंकि सेक्शन 65 में धड़ाधड़ नोटिसेस आ जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वी एज ए प्रोफेशनल्स, हम सबको भी पता होना चाहिए कि हमारे क्या उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है. Then I'll cover on the second part the GST impact on textile industry, right? So we can have question and answer in between, and at the same time at the end, if any questions are unanswered, we can take all the question at the end, right? So let us start. Now what we will be covering today will be the definition of audit, what are the types of audit under GST, how the GST audit, how the registered person is selected for the GST audit, what are the risk parameters, what are the legal provisions and procedure as per section 65 and rules thereon,
what are the methodology adopted by GST authorities while doing or reviewing your financial statements and audit? So this is very important. These methodologies are published in the GST audit manual issued by the GST Directorate. So हम सबके लिए बहुत important बन जाता है क्योंकि हम भी GST audit करते हैं, 99C भरते हैं और health checkup करते हैं various big companies का. तो हम में ये it becomes very important कि जैसे authorities का क्या view होता है जब वो audit करते हैं, तो वो बहुत important बन जाता है ताकि जब हम अपनी audit करें तो we can use that inference while doing our audit too, right? What documentation generally they ask for and what type of reconciliation you need to prepare if you have received any kind of audit notice, and what are the penalty and interest provisions, right? So this is the summary what we will be covering today. Now, what is an audit? So audit is defined in section 2 subsection 13 of the CGST Act, which says that audit means examination of records, returns, and documents maintained or furnished by the registered person under this act, right? And what you have to verify: correctness of the turnover declared, taxes paid, refund and income and input tax credit availed, and to assess the compliance, right? So ये चार चीजों पे ऑडिट घूमती है और हम आगे देखेंगे कि बस इन चार चीजों पे ही पूरी ऑडिट कंप्लीट होती रहती हो जाएगी, राइट? सो वर्ड क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर्ड पर्सन. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, right? The word registered person is mentioned, not taxable person. We all know that there is a difference between taxable person and registered person, right? इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 22 जो हमें कहता है कि आपको कब रजिस्ट्रेशन लेनी है, 24 जो आपको कहता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का. अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ली है और यू हैव फेल्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 22 और 24, राइट, तो आपकी ऑडिट नहीं हो सकती. यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन, उसी की ही ऑडिट हो सकती है, राइट? ओके. नाउ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट? नाउ जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है जो आपने अपने जीएसटी सर्टिफिकेट में डाली हुई है, वहां पे आपके पास ये सारी चीजें, दिस इज अ प्रॉपर रिकॉर्ड, ये आपके पास होना चाहिए, राइट? सो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, स्टॉक, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड, परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइसेस, रिवर्स चार्ज, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन वाउचर्स, राइट? नाउ उसके अलावा आपके पास ये नहीं कि सिर्फ जीएसटी में जो लिखा हुआ है सिर्फ वही वो रिकॉर्ड्स होने चाहिए. अगर किसी और लॉ में भी चीजें लिखी हुई है उसको भी रिकॉर्ड्स का ही पार्ट माना गया है. तो कंपनीज एक्ट में अगर या पार्टनरशिप एक्ट में जो भी लिखा हुआ है वो वाले रिकॉर्ड्स भी एक तरीके से आपके जीएसटी में रिकॉर्ड्स माने जाएंगे, राइट? ओके. नाउ दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रो अबाउट ऑडिट. नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट, राइट? फर्स्ट वन इज सेक्शन 35 चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट. वी ऑल नो दैट इसका अभी फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट हो गई है, नोटिफाई हो गया है, ये अब खत्म हो चुकी है, राइट? सेल्फ सर्टिफिकेशन आ गई है 99C, राइट? नाउ सेक्शन 66, दिस इज द स्पेशल ऑडिट, राइट? जैसे इनकम टैक्स में स्पेशल ऑडिट होती है वैसे ही जीएसटी में भी स्पेशल ऑडिट जो सीए या सीएमए प्रैक्टिसिंग कर सकता है. इसके इंटरव्यू भी हुए थे जीएसटी ऑडिट 1 का सीआर बिल्डिंग में, और जीएसटी ऑडिट 2 का भी टेंडर अभी इम्पेनलमेंट निकला था फ्रॉम द एंटी इवेजन डिपार्टमेंट भिकाजी कामा, तो उसमें इंटरव्यू भी हुआ था. आई थिंक कुछ फर्म्स का सिलेक्शन भी हुआ है. अभी हमारी बात भी चल रही थी कमिश्नर से, हो सकता है विद इन अ मंथ और सो आपको ऑडिट के लेटर्स भी आने लग जाए जो फर्म स्पेशल ऑडिट में इम्पेनल्ड हैं, राइट? नाउ सेक्शन 65 जो हमारा डिस्कशन का पार्ट रहेगा,
राइट, डिपार्टमेंटल ऑडिट अंडर सेक्शन 65, जो कि डिपार्टमेंट करेगा। आपने अगर 99C भरी है तो भी आपकी डिपार्टमेंटल ऑडिट हो सकती है, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी डिपार्टमेंटल ऑडिट हो ही हो, ऐसा भी नहीं है कंपलसरी की होगी। और ये भी हो सकता है कि आपकी 17, 18, 18, 19, 19, 20 हर ईयर की हो। आगे जब हम प्रेजेंटेशन चलेंगे तो मैं आपको एक रियल पूरा एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे नोटिस आता है, कैसे उसमें लिखा जाता है, क्या क्या वो लिखते हैं, क्या क्या वो आपसे मांगते हैं। सो इट विल बी अ रियल नोटिस जो वन ऑफ माय क्लाइंट को आया था। ऑब्वियसली मैंने उसमें चीजें हाइड कर दी हैं। कैसे वो नोटिस आया, आपने कैसे उसका रिप्लाई दिया, जैसे जैसे लीगल प्रोविजन चलेगा उस हिसाब से ही वो नोटिस और रिप्लाई चलेगा, और फाइनल कंक्लूजन कैसे होगी, ताकि आपको जो भी चीजें हैं वो आप जब देखोगे रियलिटी में तो आपको वो रजिस्टर हो जाएगी आपके दिमाग में, राइट। नाउ सिलेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, व्हाट आर द रिस्क पैरामीटर्स। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जो ये रजिस्टर्ड पर्सन का सिलेक्शन होना है ऑडिट के लिए वो कैसे होगा, राइट। तो इसका पूरा एक प्रॉपर रिस्क असेसमेंट के पैरामीटर्स हैं जो उनके जीएसटी ऑडिट मैनुअल में दिए गए हैं। सो दिस मैनुअल वाज इशूड इन जून 2019 बाय द डायरेक्टरेट ऑफ जीएसटी ऑडिट, राइट। तो इसमें होता क्या है कि जो डीजीआरएम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक एंड रिस्क मैनेजमेंट, वो ये पैरामीटर से कुछ जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनको सिलेक्ट करता है, और जो रिस्पेक्टिव ऑडिट कमिश्नरेट है उनको वो ये चीज बता देता है कि आप अब इनकी आगे इनको नोटिसेस दीजिए। तो जो टोटल 39 रिस्क पैरामीटर्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑब्वियसली हम उनको एक फ्लिप थ्रू कर लेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करने का सच कोई नीड नहीं है, राइट। तो आपके दिमाग में ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो ऑडिट होनी है वो कोई सिस्टम सिलेक्ट कर रहा है, किसी का भी कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है इसमें, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, राइट। तो लास्ट ऑडिट कब हुई है, उसकी टर्नओवर कैसी है, राइट, उसमें उसके कितना उसने रिफंड लिया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर्स, उसका क्या एक्सपोनेंशियल टर्नओवर में इंक्रीज हुआ है, क्या वो रिटर्न्स कंसिस्टेंटली फाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मल्टीपल ब्रांचेस हैं या मल्टीपल एक्टिविटीज हो रही है उसमें या नहीं हो रही हैं। तो I think is there any question in the chat box? I'm not able to see the chat box. Okay. Okay. So these are the criteria for the risk parameters for selection of the registered person for the audit, departmental audit. I hope I am clear till now, right? Now starts the legal provisions, section 65 and the specific rules therein. Now, the commissioner or officer authorized by him by way of general or specific order may undertake audit of any registered person for such a period as may be prescribed, right? And rule 101 सब में क्या लिखा हुआ है कि the period of audit to be conducted shall be a financial year or parts thereof or multiple thereof, right? और जब आप स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन में जाएंगे रूल 1013 में, तो वही चार चीजें हैं जो ऑडिट की डेफिनेशन में आप देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स, रिटर्न्स, करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर, आईटीसी, रिफंड, राइट। तो वही चार चीजें उन्होंने उस रूल में डाला है कि जो ऑडिट होगी उसमें आप ऑडिटर को क्या क्या चीजें देखनी है। तो इसका मतलब सेक्शन 65 सब सेक्शन 1 से हमें क्या पता चला कि आपको जो ऑडिट का नोटिस आएगा ADT 01 में, अभी हम डिस्कस करेंगे, वो आपको हो सकता है 17-18 का भी आए सिंगल, हो सकता है 17-18, 18-19 का भी आ जाए, हो सकता है 17-18, 18-19, 19-20 तीनों का एक साथ आए। 99% केसेस में तीनों साल का नोटिस एक साथ आएगा जो अभी तक मैंने देखे हैं, राइट। हो सकता है आपको एक हाफ ईयर का भी आए,
कि 19-20 के सिर्फ हाफ पीरियड का करेंगे, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, बट इट इज देयर इन द लॉ, राइट। नाउ सेक्शन 65 सब सेक्शन 2 वो कहता है कि जो ऑफिसर है may conduct at the place of audit, may conduct audit at the place of business of the registered person or in their office. ये जो ऑप्शन है that has been given to the officer only. मतलब कि जो ऑडिट होनी है, राइट, इन्होंने क्लासिफिकेशन करी स्मॉल, मीडियम और लार्ज में, राइट। तो स्मॉल है 0 to 10 करोड़ के टर्नओवर वाले, मीडियम है 10 to 40 और लार्ज है 40 करोड़ एंड अबव, राइट। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो ऑडिट होनी है वो हो सकता है आपसे डॉक्यूमेंट्स अपने ऑफिस में मंगवाए, आपको नोटिस दे और डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, और जो उसको क्वेरीज होगी वो आप उनके ऑफिस में जाके क्लोज कराएंगे, या फिर वो चाहे तो आपके प्रेमिसेस पे भी आ सकता है। अगर उसको लग रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है तो वो आपके प्रेमिसेस पे भी आएगा, सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द कमिश्नर, राइट। बट ये ऑप्शन सिर्फ ऑफिसर के पास है, आप उसको इंसिस्ट नहीं कर सकते। अगर वो आपके प्रेमिसेस में आके ऑडिट करना चाहता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते, राइट। ये आपके पास, टैक्स पेयर के पास ऑप्शन नहीं है, राइट। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? If you have any question, you can ask me or raise your hand, or you can post it in the chat box. Now, section 65 subsection 3 वो क्या कहता है? The registered person shall be informed by way of notice not less than 15 working days for the conduct of audit in such a manner as may be prescribed. Now, Vijay sir, I'll take up this question at the end. It is a very important question. I'll answer at the end of this this topic. Let me complete. Okay, sir. Thank you. Yeah. Now, this is the ADT01 format. So this is given in the rules, right? ऐसा same ADT01 में आपके client को notice आएगा, right? और now we all know that DIN is mandatory. So DIN उस audit के notice पे होना mandatory है. So ऐसा कुछ लगेगा वो notice. So this is a real notice, right? ADT01 सेम ऐसे ही आएगा अगर आपके पास आएगा। इसमें आप ध्यान से देखोगे पीरियड कवर है 17, 18 एंड 19, 20, ठीक है। 17, 18, 18, 19, 19, 20 जो मैंने आपको जनरली बोला था। 99% ऐसे ही नोटिसेस आते हैं, राइट। अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे ना, 99% केसेस में क्या होता है कि जो नोटिस आता है फॉर कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट, उसमें वो पहले आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं वो अपने डेस्क रिव्यू के लिए मंगवाते हैं, राइट। वो आपको अपनी डेट नहीं बताते कि कब ऑडिट करना चाहते हैं वो पहले आपसे, आप इसमें अगर फर्स्ट पैरा पढ़ेंगे तो वो क्या लिख रहा है? आई प्रपोज टू कंडक्ट द सेड ऑडिट एट दिस ऑफिस, एक्चुअल डेट्स फॉर कंडक्टिंग ऑडिट विल बी कम्युनिकेटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डेस्क रिव्यू, राइट। तो वो पहले जो इन एनेक्सचर में आप देख रहे हो ना, वो जनरली आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे सबसे पहले। उसके बाद वो अपना डेस्क रिव्यू करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बेसिस पे वो ऑडिट को शुरू करेंगे या फिर आपसे और डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। डेस्क रिव्यू में वो क्या देखते हैं दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर इन दिस प्रेजेंटेशन। सो ऐसा आपको ADT01 आएगा, इस पे DIN भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है और आपसे उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स मांगे, राइट। ओके, now section 65 subsection 4, the audit under subsection 1 shall be completed within a period of 3 months from the date of commencement of audit। यानी कि जब ऑडिट शुरू हो गई है, उसके 3 महीने में ये ऑडिट कंक्लूड हो जानी चाहिए, राइट।
और अगर 3 महीने में नहीं हो पाती तो फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है, बट 6 मंथ से ज्यादा क्या नहीं। तो टोटल 3 + 6 9 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं हो सकता। इस 9 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंटल ऑडिट को कंप्लीट होना पड़ेगा एज पर लॉ, राइट। अब अगर हम 65(5) की बात कर रहे हैं, वो ये कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑथराइज ऑफिसर को जो जो चीजें रजिस्टर्ड पर्सन से चाहिए, राइट, to afford him the necessary facility to verify the books of accounts। इवन एक्ट में ये रूल में एक्ट में ये भी लिखा हुआ है कि उसको प्रॉपर जगह दी जाएगी, प्रॉपर टेबल कुर्सी सब दी जाएगी, बिजली सब कुछ दिया जाएगा, राइट। तो उसको प्रॉपरली ट्रीट करा जाएगा और उसको सारी चीजें आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, राइट। फिर रूल 101 वो क्या कहता है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, the proper officer shall finalize the findings of the audit after due consideration of the reply furnished। मतलब कि आपको ऐसा बहुत बार सुना है, मतलब मेरे से लोग पूछते हैं कि हमको ऑडिट का नोटिस आया, हमने उनको रिवर्ट किया, बट अब ऑफिसर हमें कुछ बता नहीं रहे हैं या वो हमें प्रॉपरली चीजें हमसे फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो हो सकता है एक्स पार्टी कर दें या खुद से ही ऑडिट बना के डिमांड निकाल दें। सर तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसको कोई भी इशू आया है या कोई क्वेरी निकली है उसकी, तो उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको वो एक नोटिस देगा कि मेरी ये क्वेरीज हैं, आप इस पे अपना सबमिशन दो। वो सिंगल हैंडेडली उसको कंक्लूड नहीं कर सकता। ये देखिए, जैसे इसी क्लाइंट पे जो हमारा था, जब उनकी ऑडिट हो रही थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑडिट, उनके जो जो इश्यूज थे उन्होंने हमें रिटर्न में बताया। तो आप समझ रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन का जो थीम चल रहा है, हम एक लीगल प्रोविजन समझते हैं, फिर उस पे कैसे नोटिस आ रहा है, वो कैसे इन रियलिटी कैसे चल रहा है, हम उसको समझ रहे हैं, ताकि आपको अगर आपको कोई डिपार्टमेंटल ऑडिट हैंडल करनी है तो आपको लीगल प्रोविजन सब कुछ पता हो, आपको कोई किसी से कुछ हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही इतने क्लियर हो जाओ आज कि आप खुद सिंगल हैंडली हैंडल कर पाओ, राइट। तो इसमें आप देखेंगे तो 5 पॉइंट उन्होंने रेस करे, राइट, कि आपने जो रिटर्न है वो लेट फाइल करी है तो उसका टैक्स इंटरेस्ट बनेगा। फिर हमने उसका इवन रिप्लाई किया है कि इसके लिए प्रेस रिलीज आ चुकी है, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गई है कि कैश पोर्शन पे ही सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा, आईटीसी वाले पोर्शन पे नहीं लगेगा, राइट। फिर हमने कोई गलत क्रेडिट ले लिया था, तो उन्होंने उसका पूरा नेक्स्ट स्टेप बोला कि आप इसमें आपका क्या सबमिशन है, आप बताओ। ओशन फ्रेट अगेन अ वेरी बर्निंग इशू, इट इज पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो ओशन फ्रेट अगर हमारा किसी का क्लाइंट इंपोर्टर है तो उस पर उन्होंने बोला कि आपने ओशन फ्रेट डिपॉजिट नहीं करा रखा, अगेन आप चाहो तो उसका अपना सबमिशन दे सकते हो। बहुत सारी जजमेंट्स हैं, मोहित मिनरल्स, गुजरात हाई कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट है, राइट। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा ट्रांजिशनल क्रेडिट में एक इशू आया था, हमने एक्सेसिव ले रखा था तो हमने उसको रिवर्स कर दिया था। तो ये प्रॉपर उनकी जो क्वेरीज थी उन्होंने उसका एक प्रॉपर आपको नोटिस दिया। तो ऐसा नहीं है अगर उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रही तो आपको इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लीगली दे हैव टू इशू अ नोटिस फॉर ऑल द क्वेरीज, ऑल द प्रॉब्लम्स या जो भी इनके इश्यूज आए वो आपको नोटिस जरूर देंगे, राइट। Okay. Are there any kind of questions? I could see a few hands were raised during the presentation. Okay. Now, section 65 subsection 6, which says that on conclusion of the audit, the proper officer shall within 30 days from
30 days, inform the registered person whose records are audited about the findings, rights and obligation and the reason for such findings. So ये ADT 02 है. ADT 02 में वो जब आपसे डिस्कशन हो गई, उसके बाद जो फाइनल एक तरीके से उसकी ऑडिट रिपोर्ट है वो बता रहा है कि भाई क्या डिस्कशन हुआ और फाइनली क्या उसके कमेंट्स हैं, राइट. तो दिस इज ADT 02, राइट. ओके, now comes section 65 subsection 7, a very important section, where the audit conducted under subsection 1 results in detection of tax not paid or short paid or erroneously refunded, right. The proper officer may initiate action under section 73 or 74. Sir, 73, 74 again हम सबको पता है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन. जो भी रिकवरी होगी, डिमांड रिकवरी, वो 73 और 74 में होगी. 73 कहता है डिमांड और रिकवरी फॉर रीजन अदर देन फ्रॉड, राइट. और 74 कहता है रीजन ऑफ फ्रॉड और एनी विलफुल मिसस्टेटमेंट, राइट. दोनों में इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 है. आईटीसी गलत यूटिलाइज कर लिया या अवेल कर लिया तो 24%, टैक्स जमा नहीं कराया है तो 18%, और पेनल्टी 73 में 10% ऑफ टैक्स है और 74 में 25% ऑफ टैक्स है. 73 में जो लिमिटेशन ऑर्डर है वो 3 years है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, और 74 में 5 years है, राइट. अब सर दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, राइट. जब आपकी ये ऑडिट कंक्लूड हो जाती है ना, उसके बाद जब उस ऑडिट ऑफिसर ने ADT 2 आपको इशू कर दिया, सब कुछ क्लोज हो गया, उसके बाद ही हैज टू गिव दैट रिपोर्ट टू द रेंज. जो आपकी रेंज है ना उसके पास जाएगा. फिर वो आपका जो रेंज ऑफिसर है, दैट इज द प्रॉपर ऑफिसर, वो फिर आपको सेक्शन 73 या 74 का नोटिस देगा. इसका मतलब जो आपकी ऑडिट हो रही है, जो भी आपकी ऑडिट हो रही है, जो ऑडिट ऑफिसर है उसका रोल सिर्फ ADT 02 तक का है. जो भी उसमें रिकवरी निकल रही है या 73 में या 74 में, जो आपका रेंज ऑफिसर है वो आपको इशू करेगा. सो दैट वाज सिमिलर इन आवर केस, जिसकी आपने पूरे नोटिसेस देखे हैं. उसके बाद हमें हमारी रेंज से नोटिस आया कि भाई आपकी ऐसे ऐसे ऑडिट हुई थी, आपको हम 73 में नोटिस दे रहे हैं. वो चाहता तो 74 में भी दे सकता था, जनरली 74 में भी आता है ताकि उनका लिमिटेशन पीरियड 5 years तक का हो और पेनल्टी ज्यादा से ज्यादा वो लगा पाए, राइट. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 73 और 74 का नोटिस आएगा वो रेंज से आएगा. तो ऑडिट ऑफिसर का रोल वहां पे खत्म हो जाता है, उससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है, राइट. अब एक केस लॉ भी है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर सम अंडर दिस एक्ट, उसके लिए 73 और 74 का शो कॉज आना बहुत जरूरी है. अगर 73, 74 का नोटिस नहीं आया तो आप पे लीगली कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी या टैक्स वो आपसे नहीं मांग सकता, राइट. अब इसी से अगर हम इन्फ्रेंस लें, एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि जो डिपार्टमेंटल ऑडिट का नोटिस है उसकी भी कोई लिमिटेशन तो होगी, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा कि ऑडिट का नोटिस कब तक आ सकता है. जैसे हम इनकम टैक्स में देखते हैं जो 143(2) का नोटिस होता है 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, एंड ऑफ द ईयर से 3 महीने, राइट. तो इसका भी तो कोई पीरियड होगा ताकि मुझे पता चले कि अब चलो मेरी 17-18 की ऑडिट तो नहीं हो सकती. तो सर अगर आप पूरा एक्ट पढ़ के देखोगे ना तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि इस पीरियड के बाद नोटिस नहीं आ सकता. तो आपका अगेन फोकस आना चाहिए 73, 74 पे, राइट. 73, 74 क्या कह रहा है कि मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट इज 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न.
यानी कि 3 साल के अंदर अंदर उसको ऑर्डर बनाना पड़ेगा आपको रिकवरी का, राइट। तो हम इसमें ज्यादा डीपली नहीं घुसते हैं, बट आपको एक इन्फ्रेंस से याद रखना है कि सपोज करो 17-18 की जो ड्यू डेट थी, हम अभी 73 की बात करते हैं, सपोज हमने एक ऑडिट कंक्लूड कराई और उसमें हमारा कुछ इंटरेस्ट और कुछ आईटी से हमने गलत ले लिया था, तो वो निकल के आया, राइट। तो अब 17-18 की ड्यू डेट थी 9 की 5 फरवरी 2020, राइट। अब उसमें अगर हम सेक्शन 73 को अप्लाई करते हैं 3 साल, तो 5 फरवरी 23 तक का पीरियड बनता है, और 74 करते हैं तो 5 फरवरी 25, राइट। 3 years and 5 years। इसका मतलब अगर देखा जाए 73 अगर उसको अप्लाई करना है तो उसको इसी दौरान आपको डिपार्टमेंटल ऑडिट का नोटिस देना पड़ेगा। उसमें कुछ 15 दिन पहले, और ये 73 में ऑर्डर बनाने के लिए भी 3 महीने का होता है, तो मैं उस डिटेल भी नहीं जा रहा। अगर हम एक मोटा मोटी चीज देखें तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि आपको जो 73 और 74 को पढ़ना है, और आपको देखना है कि अब मेरे को डिपार्टमेंटल ऑडिट का नोटिस कब तक आ सकता है। तो आपको 17-18 का एक तरीके से नोटिस 5 फरवरी 23 तक आ सकता है, 18-19 का 31 दिसंबर 23 तक आ सकता है अगर 73 लगाऊं मैं, 19-20 का 31 दिसंबर 24 तक आ सकता है, राइट। तो एक तरीके से देखा जाए अगर 74 लगा देंगे तो 2025-26 तक जा सकती है वो चीज। इसका मतलब हमें 73 और 74 को ध्यान से देखना है, वही हमारी एक तरीके से एक पीरियड निकलता है लिमिटेशन का, राइट। और डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर हमारे बाकी की जो चीज है वी हैव स्कैरसिटी ऑफ टाइम, वो कवर नहीं हो पाएगी, राइट। दिस इज द शो कॉस्ट कम डिमांड नोटिस अंडर 73 जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। ये मेरे को रेंज से आया है, ऑडिट से नहीं आया है, राइट। तो मेरे को हर मेरे पॉइंट का 73-74 से ये रेंज से मेरे को नोटिस मिला, राइट। और उसके बाद फिर रेंज में अब वो आगे मैटर चल रहा है, अब वो रेंज वाले मेरे को ऑर्डर देंगे तो मैं उसके अगेंस्ट अपील करूंगा या फिर उसको खत्म कर देंगे, राइट। तो ये एक पूरा प्रॉपर लीगल प्रोविजन के साथ हमने नोटिस को देखा, राइट। आई थिंक आई एम क्लियर टिल नाउ। हमने सेक्शन 65 की जो लीगल प्रोविजंस थे अलोंग विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड प्रैक्टिकल नोटिसेस ऑर्डर्स, वो हमने सारा देखा। तो आपको अब घबराना नहीं है, आपको अपने लीगल प्रोविजंस को ध्यान रखने हैं जब आप रिप्लाई करो या जब आपके पास ऑडिट का नोटिस आता है, राइट। ऑफिसर के, ऑडिट ऑफिसर के भी एक लिमिटेड पावर्स हैं, रेंज ऑफिसर्स के भी अपने पावर्स हैं, राइट। तो अगर आपको किसी टाइम की प्रॉब्लम होती है या कोई कम्युनिकेशन या कभी भी लगता है कि कोई टाइप ऑफ हैरेसमेंट हो रही है, तो आपको ये लीगल प्रोविजंस आपके काम आएंगे, राइट। नाउ द मेथोडोलॉजी अडॉप्टेड बाय जीएसटी अथॉरिटी। अब वो क्या कैसे एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कैसे वो देखते हैं उसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अब हमने एक पार्ट कवर कर लिया, अब हम देखेंगे कि वो उनके एंगल से वो चीजों को कैसे देख रहे हैं, ताकि जब हम अपनी ऑडिट कर रहे हैं जहाँ उनको डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हैं, सबमिशंस दे रहे हैं, तो हमें भी पता चले कि हमें वो कैसे डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना है ताकि वो प्रॉपरली कंक्लूड हो, राइट। मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, डेस्क रिव्यू। जब ADT 01 का नोटिस आया था तो आपको डेस्क रिव्यू लिखा था उसमें। अब वो डेस्क रिव्यू में क्या चीज देखते हैं, तो जब आप उनको अपनी फाइनेंशियल्स, ट्रायल बैलेंस, 3V1 रिको ये सब देते हैं, तो वो आपकी एक एक चीज को बेसिकली उनको बताया गया कि आपको कैसे देखनी है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देख रहे हैं कि कोई इमटेरियल हैपनिंग, कोई ऐसी हैपनिंग तो नहीं हुई जैसे फायर लॉस हो गया, 17(5) में लिखा है कि आपको उसका ITC नहीं मिलेगा, राइट। ऑडिटर ने कोई ओपिनियन क्वालिफाई तो नहीं कर रखी GST पे कि आपके लेजर्स नहीं मैच कर रहे, लायबिलिटी डिपॉजिट नहीं हुई,
या इंटरेस्ट डिपॉजिट नहीं हुआ या कोई प्रोविजन को फॉलो नहीं किया गया। तो डेस्क रिव्यू देखा जाएगा तो हम जो कहते हैं ना, मोटा मोटा रिव्यू कर रहे हैं वो, और वो पॉइंट्स निकाल रहे हैं, वो चीज है, अपना होमवर्क कर रहे हैं वो बेसिकली, राइट। P&L, आपने अगर उनको अपना फाइनेंशियल्स दिया है, P&L से वो आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, उसके शेड्यूल्स हैं, उसमें वो देख रहे हैं कि भाई अगर लीगल का खर्चा आ रहा है तो उस पर रिवर्स चार्ज जमा हुआ है कि नहीं हुआ, फ्रेट का खर्चा आ रहा है तो उस पर RCM डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ, अगर कोई फायर लॉस हुआ, अभी हमने डिस्कस किया, उसका क्रेडिट तो नहीं ले लिया, राइट। अगर कोई स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस आ रहा है, हो सकता है उसमें आपने कोई खाने पीने का खर्चा ले लिया हो, राइट, उसको आपने उसको बिजनेस प्रमोशन का खर्चा दिखा दिया हो, वो कोई मीटिंग का खर्चा हो, राइट। अगेन कोई आपको इंश्योरेंस का क्लेम मिला हो, आपने फिक्स्ड एसेट्स जनरली सबके आप कहीं ना कहीं राइट ऑफ करते हो या सेल करते हो, गाड़ियां होती हैं सेकंड हैंड, वो आप बेच रहे होते हो, प्रॉफिट पे जीएसटी है, लॉस पे जीएसटी नहीं है। तो ये सारी जो चीजें हैं जिसको हम कहते हैं ऊपर ऊपर से स्क्रूटनी करना, वो ये सारी चीज होएगी आपके डेस्क रिव्यू में, राइट। फिर आपके नोट्स टू अकाउंट्स, जो आप ट्रायल बैलेंस दे रहे हो, अगेन आपको ट्रायल बैलेंस अगर आपकी मल्टी लोकेशन है, मल्टी जीएसटीएन है, तो आपको ऑब्वियसली आपका जो ऑडिट होगा, अगर आपकी दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा में भी है, तो जो दिल्ली वाले का ऑडिट अलग होगा, हरियाणा वाले का अलग होगा, अलग अलग कमिश्नरेट से आएगा। हरियाणा वाला दिल्ली की ऑडिट नहीं कर सकता, दिल्ली वाला हरियाणा वाला दिल्ली की ऑडिट नहीं कर सकता, राइट। तो जीएसटीएन अलग है, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है, कंपनी एक है बट ऑडिट दोनों की अलग होगी। हो सकता है दिल्ली वाले की हो, हरियाणा की ना हो, हरियाणा की हो, दिल्ली की ना हो, राइट। तो आपके जो ट्रायल बैलेंस होंगे वो रिस्पेक्टिव लोकेशन के आपको देने पड़ेंगे। आपने जब 99C बनाई होगी तो ऑब्वियसली तब भी आपके अलग अलग ट्रायल होंगे, राइट। क्रेडिट बैलेंसेस, जॉब वर्कर, कमीशन इनकम आ रही होती है लोगों को बाहर से। वी ऑल नो दैट प्लेस ऑफ सप्लाई कमीशन इंटरमीडियरी सर्विसेज का इंडिया होता है, लोग उसको एक्सपोर्ट ट्रीट करा देते हैं, बट उस पर जीएसटी की लायबिलिटी आती है। अगेन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में जो क्लॉजेज हैं, मैं एक डिस्कस नहीं करूंगा, तो वो चीजें वो देख रहे हैं। टीडीएस के सर्टिफिकेट्स, हो सकता है 26AS में सपोज करो आपको कोई कमीशन की इनकम आती है, आपने उस पर जीएसटी नहीं दिया हुआ बट आपकी वो 26AS में दिख रही है, राइट। आपको कोई रेंटल इनकम आ रही है, हो सकता है आप अगेन वो हो सकती है एग्जेम्प्ट हो, कोई आपकी रेजिडेंशियल हो, बट वो सारी स्क्रूटनी में जाएगी आपकी। तो एक डिटेल्ड रिव्यू हो रहा है आपका, और जब हम ऑडिट कर रहे हैं हमें भी ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। हो सकता है हम देखते हो बट किस एंगल से देखनी है वो आपको और विजन खुलेगा। अब बात करते हैं कि जो बैलेंस शीट है और P&L को, वो बेसिकली उसमें क्या क्या हेड्स को आपको भी देखने चाहिए और वो कैसे देख रहे हैं, राइट। तो मैं थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ इस पे क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम साइड बाय साइड ऑडिट भी डिस्कस कर रहे हैं और साइड बाय साइड हमें कैसे ऑडिट करनी है वो भी डिस्कस कर रहे हैं, राइट। नाउ अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, शेयर कैपिटल से शुरू करें, तो शेयर कैपिटल का सच कोई जीएसटी में इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। फिर अगर हम लोन्स की बात करें, लोन एक ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट हर बैलेंस शीट में आ रहा होता है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है, ऑब्वियसली इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, बट अगर कोई पीनल इंटरेस्ट के चार्जेस हैं या कोई लेट फीस के चार्जेस हैं, उसके लिए प्रॉपर सर्कुलर है, उस पर जीएसटी होगा, राइट। तो आप P&L में भी देखोगे अगर किसी को इनकम साइड में अदर मिसलेनियस रिसिप्ट्स में कुछ पीनल इंटरेस्ट या पीनल चार्जेस आ रहे हैं, देयर में भी पॉसिबिलिटी कि उस पर कोई लीकेज निकल जाए, उस पर जीएसटी चार्ज ना हो, राइट। फिर अगर हम सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करते हैं, अगेन रूल 37 180 डेज में पेमेंट
हो जानी चाहिए आपके सप्लायर को, अगर आपने नहीं करी है तो उस पर रिवर्सल आएगा। अगेन अगर आपका कोई वेंडर ऐसा है सर्विस सेक्टर वाला है तो उस पर टीडीएस अगर आप रेगुलरली जमा नहीं करा रहे हो सकता है वो आपसे मांगे कि आप बताओ कि आपने टीडीएस कब कब जमा कराया। अगर टीडीएस में डिले है तो हो सकता है उसमें आईटीसी का भी पोर्शन हो और वो रिवर्सल की सिचुएशन आ जाए। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आप जब ऑडिट करवाओगे तो आपके पास वो पॉइंट आएगा ही आएगा। लास्ट पॉइंट, पार्टी वाइज रिकंसिलिएशन ऑफ इनवॉइसेस विद फॉर्म जीएसटीआर 2A। अब हम सबको पता है कि 17, 18, 18, 19 में तो 2A की कोई मैंडेट था नहीं। लीगली आपको कोई रोक नहीं सकता क्रेडिट लेने से अगर 2A में नहीं आ रहा तो। अक्टूबर 19 से रूल 36 लग गया जिसमें वो आपको कहता था कि भाई पहले 20% फिर 10% और आप 5%, राइट। सो देयर कैन बी सिचुएशन कि आपकी जब ऑडिट हो रही है तो वो आपको कहेगा कि भाई आपके तो ये इनवॉइसेस 2A में नहीं आ रहे। अब आपको ये समझना है कि अब आपको कैसे प्रूफ करोगे कि जो आपका सप्लायर है उसने टैक्स उस पर जमा करा दिया है कि नहीं करा दिया, विच इज वन ऑफ द कंडीशन इन सेक्शन 16। अब इसमें मुद्दा ये आता है कि क्या आपको प्रूफ करना है कि उसने टैक्स जमा करा दिया है सरकार को, या वो ऑफिसर को देखना है। अजय गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है कि अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं होती है बाद में पे होती है, सर उस केस में आपको आईटीसी तो रिवर्स करना ही पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली जब 180 डेज हो गए थे तो अब आपको उस महीने की रिटर्न में, नेक्स्ट महीने की रिटर्न में उसको रिवर्स करना था, और जब आप उसको पेमेंट कर दोगे तो आप वापस आईटीसी ले सकते हो और उस बैलेंस पीरियड का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। Vijay ji, I will share my presentation definitely. I'll provide my contact details at the end of the presentation. Right. So अब जो मेरा क्वेश्चन था कि क्या आपको प्रूव करना पड़ेगा 2A में कि इनवॉइसेस अगर नहीं आ रहे 2A में तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि सामने वाले ने टैक्स जमा करा दिया, या वो ऑफिसर को देखना है। सर अब आप ध्यान से देखिए, सर आई थिंक आप ये मैनुअल को देख पा रहे हैं। सर ये मैनुअल आप खोलिए, इसको पढ़िए, है 150 पेज की, बट आप इसको जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर इसमें एक पॉइंट है 5.8.3, उसमें ना एक लाइन लिखी हुई है जो आपका काम बहुत हल्का कर देगी। सर पढ़िए इसको। फॉर वेरीफाइंग द गैप इन आईटीसी अवेलमेंट as identified in para 5.4, the auditor यानी जो डिपार्टमेंट का ऑडिट कर रहा है, the auditor should carry out a test check of the invoices of such suppliers whose details are not figuring in GSTR 2A and identify some of such supplier with high tax value and get the particulars of tax payment verified at the supplier's end. सर मेरा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है उसको ये बताना। हम तो उसको बोलेंगे कि भाई 17, 18, 18, 19 का पीरियड है, हमने अपने इनवॉइसेस दिखा दी, हमने उसको पेमेंट कर दी। अब अगर 2A में नहीं आ रहा तो भाई ऑफिसर का काम है, ऑफिसर चेक करे टेस्ट चेक बेसिस पे, जो उसको लग रहा है कि उसके लिए मटेरियल है, हाई वैल्यू है, उसका काम है। वो सप्लायर को नोटिस दे, सप्लायर से बात करे, कम्युनिकेट करे कि उसका टैक्स जमा हो गया है कि नहीं हो गया। तो जो ऑडिट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा ना सर,
जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन भी इसी के अंदर है। तो आप ये मैनुअल खोलिए, उनको दीजिए, इसका रेफरेंस दीजिए, क्या सर आपको ही सर इसका समाधान निकालना है, हम तो सर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, अब आप वेरीफाई कर लो सर, बुला लो पार्टियों को, चेक कर लो। I hope I am clear till now. Sir, discuss criteria for audit selection. Sir, criteria again फिर से मैं डिस्कस करूं तो जो रिस्क पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं, जो रिस्क पैरामीटर्स मैंने आपको बताया था ना, लोकल 39 रिस्क पैरामीटर्स हैं जो DGGST डायरेक्टर ऑफ कमिश्नरेट को बनाते हैं, उस पैरामीटर्स पे सिलेक्शन होगी। सो इट इज ऑल ऑटोमेटेड। जो रिस्क पैरामीटर्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर करे थे। I'll share the presentation with the organizers, आप उनसे ले सकते हो, और मैं आपको ये GST की जो ऑडिट की जो मैनुअल है वो भी शेयर कर दूंगा। तो उसमें जो ये क्राइटेरियाज है, रिस्क पैरामीटर्स हैं, तो उस किसी भी पैरामीटर्स पे आपका ऑडिट हो सकती है, राइट? Okay. I hope I am clear till now. If you have any questions, you can raise your hand or you can type your questions in the chat box or in the Q&A tab. Else I can move forward. किसी का कोई भी डाउट है अभी तक? एक विजय जी का जो डाउट था, I have noted that doubt. Search and Caesar वाला will cover at the end of the presentation. Right. Now. अब अगर हम बैलेंस शीट का दूसरे एसेट साइड पे आ जाते हैं तो सन्ड्री डेटर्स, राइट? रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर विद फॉर्म 26AS अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स्ड एसेट्स की कैपिटलाइजेशन, अगर आपने देयर कैन बी अ सिनेरियो कि आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा और उसका ITC भी ले लिया और डेप्रिसिएशन भी ले लिया ऑन द GST पार्ट। तो आप दोनों बेनिफिट नहीं ले सकते, या तो आप GST पे डेप्रिसिएशन लोगे या आप क्रेडिट लोगे, सब्जेक्ट टू 17(5), राइट? अगर हमको रेनोवेशन कराते हैं, कोई सिविल वर्क कराते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसका आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता। अगेन आपको ध्यान रखना है, राइट? फिर एसेट्स इन कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टीज, देयर कैन बी सिचुएशन आपने अपने गुड्स या कैपिटल एसेट्स जॉब वर्कर को भेजे हो। हम आगे डिस्कस भी करेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर में जॉब वर्क सबसे ज्यादा होता है, और ITC 04 करके एक फॉर्म होता है जिसमें आपको प्रिंसिपल को भरना पड़ता है कि जो जो उसने मटेरियल जॉब वर्कर को भेजा और वो कब उससे वापस आया, या फिर जॉब वर्कर के ही प्रेमिसेस से चला गया, या जॉब वर्कर की प्रेमिसेस से दूसरे जॉब वर्कर पे चला गया और फिर उसके पास आया या वहां से सेल आउट हो गया। तो उसका पूरा एक फॉर्म जाता है क्वार्टरली बाय 25th ऑफ द एंड ऑफ द क्वार्टर, बट मुझे नहीं पता लोग उसका कितना कंप्लायंस करते हैं। अगेन आप ITC 04 ऑडिटर देखेगा और उसको ही पता चल जाएगा कि भाई जो गुड्स गई वो कब वापस आई, विद इन 6 months या विद इन 1 year 2 year वापस आ गई एज पर द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। गुड्स के लिए अलग है, कैपिटल एसेट्स के लिए अलग है, राइट? अगर वो नहीं आई है टाइमली तो वो उस डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा जब वो गया था और आप पे टैक्स और इंटरेस्ट लग जाएगा, करेक्ट जी? उसके बाद अगर हम गुड्स इन ट्रांजिट की बात करें, ये कट ऑफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आज भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इसको फॉलो नहीं करती। मार्च में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है। सपोज 31 मार्च को या 28 मार्च को कोई आपकी परचेज आनी थी और वो जब ट्रक से चला आपको डिलीवर हुआ अप्रैल में,
तो आप लीगली जो क्रेडिट है वो अप्रैल में ले सकते हो, क्योंकि सेक्शन 16 की वन ऑफ द कंडीशंस है कि आपको एक्चुअली में गुड्स रिसीव होने चाहिए, तब आप क्रेडिट ले सकते हो। आपकी पहली 3 कंडीशंस मेट आउट हो गई, बट अगर आपको गुड्स नहीं रिसीव हुए तो आप क्रेडिट नहीं ले सकते उस महीने में। तो देयर कैन बी अ कट ऑफ ट्रांजैक्शन की मार्च में आपने मार्च में क्रेडिट ले लिया क्योंकि मार्च की डेट का इनवॉइस था, बट अब वो बड़ा इजीली ट्रैक हो सकता है ई वे बिल से। आपका आपने कब गेट पास में आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज में स्टैंपिंग होती है कि कब इन हो रहा है, उस पीरियड का वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं आपसे 1 महीने का, राइट। तो आपको कट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो होती हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या हो सकता है एट द मंथ, ईच मंथ आपने ये गलत कर रखा हो, तो वो एक अगर अमाउंट बहुत ज्यादा है तो इंटरेस्ट 1 महीने का भी बहुत ज्यादा बन सकता है, राइट। गुड्स एट थर्ड पार्टी साइड या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, अगर गुड्स आपने भेज रखे हैं और रिटर्न नहीं हुए 6 महीने में तो डीम्ड सप्लाई बन जाएगी आपकी, राइट। भारत भूषण जी, जो सर्वे का आपने क्वेश्चन पूछा है, सर्वे का ऑडिट से अभी सर्वे का अलग सेक्शन है और ऑडिट जो हम डिपार्टमेंटल ऑडिट का कर रहे हैं वो अलग सेक्शन है। सो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो एंड आई शेयर माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और हम 1-to-1 में उसकी डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमारे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ 5-10 ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक हमने टेक्सटाइल सेक्टर को भी नहीं कवर किया है। सो वी कैन टॉक इन 1-to-1 एंड आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं रिव्यू ऑफ P&L आइटम्स, राइट। अब अगेन P&L को हम जब रिव्यू कर रहा है ऑडिटर या हम कर रहे हैं, तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, किस एंगल से वो ऑडिट कर रहे हैं। डिस्काउंट्स, आपकी डिस्काउंट की क्या पॉलिसी है, क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगेन सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो पोस्ट सप्लाई एग्रीमेंट बना है या आपका सप्लाई प्री सप्लाई आपका कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट था, राइट। अगर प्री डिफाइंड एग्रीमेंट था तो वो आपकी वैल्यू में से डिडक्शन हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगा, राइट। आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो सबसे पहले आपसे कहेगा कि आप अपने जो डिस्काउंट आपने दिया है, आपकी डिस्काउंट की पॉलिसी लेके आओ, कंपनी की क्या डिस्काउंट पॉलिसी है। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, अगर तो कोई डिपॉजिट रिफंडेबल है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, राइट। बट अगर वो नॉन रिफंडेबल है, अगर कोई डिपॉजिट रिफंडेबल है तो उस पर जीएसटी नहीं है। नॉन रिफंडेबल पे जीएसटी है। जैसे कोई टेंडर कॉल करता है तो आपके हो सकता है मिसलेनियस इनकम में आ रहा हो कोई, तो उस पर जीएसटी चार्ज हुआ है, डिस्चार्ज प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। अगेन एडवांसेस, वी ऑल नो दैट गुड्स पे पहले जब एडवांसेस थे वो शुरू में ही खत्म हो गया, बट सर्विसेज के केस में आज भी है वो। तो हो सकता है देयर कैन बी सिचुएशन कि एडवांस रिसीव हुआ है और उस पर जीएसटी डिपॉजिट नहीं हुआ टाइम पे, राइट। फिर अगेन इसी केस में अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो अगर आपको कोई एडवांस रिसीव होता है तो आपको रिसिप्ट वाउचर, एडवांस रिसिप्ट वाउचर वो इशू करनी पड़ती है। अगेन इट इज अ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लायंस। रिवर्स चार्ज में आप जब कोई करते हो सेल्फ इनवॉइसिंग, हमें सबको पता है, बट एक पेमेंट वाउचर भी बनाना पड़ता है, वो हम कोई नहीं बनाता। पेमेंट वाउचर में क्या क्या होना चाहिए वो डिफाइंड है, राइट। अगर आप किसी से आपने पैसे लिए, आप उसको वापस दे रहे हो, रिफंड कर रहे हो, उसका रिफंड वाउचर होना चाहिए। अगेन बहुत छोटी छोटी चीजें, बट अगर कोई ऑडिट करने पे आए तो वो उसकी भी आप पे एक जनरल पेनल्टी डॉक्यूमेंटेशन सबकी लगा सकता है, राइट। आईटीसी ऑन प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगेन जो भी हमने डिस्कस किया, आपको गुड्स एक्चुअल में अप्रैल में मिले थे, आपने मार्च में क्रेडिट ले लिया, उस पे इंटरेस्ट का सेक्शन अप्लाई हो सकता है, राइट। सेल्स प्रमोशन, अगेन हमने जब डेस्क रिव्यू कर रहे तो हमने देखा था कोई सेल्स प्रमोशन फ्री सैंपल आपने दे रखा, उस पर क्रेडिट ले लिया, ब्लॉक क्रेडिट 17/5, सिटिंग फीस पे रिवर्स चार्ज। अगेन इसके लिए भी एक सर्कुलर आया था डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे, अगर सैलरी वाला है तो रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, प्रोफेशनल फी में हुआ है तो रिवर्स चार्ज लगेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी अगर आप ध्यान से पढ़े तो बहुत सारी जजमेंट आई हुई है। सपोज करो आपका एक क्लाइंट है, ठीक है,
उसने कोई बाहर से किसी से सर्विसेज ली, राइट। अब आपको ये जरूर देखना है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे आरसीएम तो है, बट उसका नेचर क्या है। अगर वो कोई कमीशन की सर्विसेज है, यहाँ पे कोई एक्सपोर्टर है, वो बाहर एक्सपोर्ट करता है और किसी एजेंट की मदद लेता है जो यूएसए में है, और उसका बिल आता है, राइट, आप उसको पेमेंट करोगे डॉलर्स में, इट इज अ सर्विस, बट इट इज नॉट एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्यों? इस पर रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जो सप्लायर है वो आउटसाइड इंडिया यूएस में है, बट जो प्लेस ऑफ सप्लाई है इंटरमीडिएट सर्विसेज का, कमीशन का, वो होता है जहां पे वो लोकेटेड होता है, तो वो है यूएस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है तो आरसीएम नहीं लगेगा। तो आपको ट्रांजैक्शन को देखना है, अगर कंसल्टेंसी होती तो आरसीएम होता, बट कमीशन है तो आरसीएम नहीं होगा, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर है। इवन इफ पेमेंट इज गोइंग इन डॉलर्स, बट आरसीएम वोंट बी एप्लीकेबल। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, या जब ऑडिट होगी तो वो ध्यान रखिएगा, जिससे लायबिलिटी निकल सकती है। 180 डेज वाला मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। अजय सर का एक डाउट था, वो इससे आपको क्लियर हो जाएगा सर। मैं थोड़ा सा हरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। फिर अगर हम आईटीसी की बात करें, 17(2) में एग्जेम्प्ट का, और हम सबको पता है इसमें अमेंडमेंट भी आई थी। इसमें भी ना एक, हम जब ऑडिट करा रहे थे तो एक पॉइंट नोट आउट हुआ, थोड़ा सा टाइम लूंगा इस पे। हो सकता है आपके किसी क्लाइंट्स पे या किसी आपके खुद के टैक्स पेयर पे हाई सी सेल्स हो। अब हाई सी सेल्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हाई सी सेल्स February 19 से पहले तो एक एग्जेम्प्ट सप्लाई में आ रहा था, राइट। और February 19 में जो अमेंडमेंट आई और नोटिफाई हुई, उसके बाद से जो हाई सी सेल्स है उसको शेड्यूल 3 में डाल दिया गया कि जो सप्लाई नहीं है जीएसटी में, राइट। और जो हमारा सेक्शन 17(2) है वो कहता है कि आपको जो एग्जेम्प्ट सप्लाई है और आपकी अगर टैक्सेबल सप्लाई भी है तो प्रोपोर्शनेटली आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई पर रिवर्सल करना है, ठीक है। बट अगर वो, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर शेड्यूल 3 में वो सप्लाई ही नहीं है तो उस पर कोई प्रोपोर्शनेट रिवर्सल नहीं करना, क्योंकि वो चीज सप्लाई ही नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई की बात हो रही है, कोई चीज सप्लाई नहीं है तो 17(2) लगेगा ही नहीं। ये उन्होंने 17(2) में लिख भी दिया। अब मुद्दा क्या आ रहा है कि 17, 18 और 18, 19 की ऑडिट में ये मुद्दे आ रहे हैं कि हाई सी सेल्स आपने करी है, ठीक है करी है, उस पे आउटवर्ड पे कोई जीएसटी नहीं है, बट वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो आपको प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा। अब उसमें आपको ये मुद्दा आएगा, तो इसमें आपको कुछ 1-2 रूलिंग्स है, बट अगेन एडवांस रूलिंग्स है, वो फेवरेबल नहीं है। तो हो सकता है आपको रिवर्सल करना पड़े, क्योंकि वो जो अमेंडमेंट आई है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि वो एक क्लैरिफिकेटरी है, इसलिए उसको रेट्रोस्पेक्टिवली देखा जाए, बट आपको उसके लिए फाइट करना पड़ेगा। तो ये अगर हाई सी सेल्स आपकी हुई है तो ये आपको, आई एम 100% श्योर कि आपका नोटिस या आपका कोई पॉइंट उठेगा, राइट। अदर इनकम का लेजर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अदर इनकम, स्क्रैप सेल्स या कोई आपको इनकम आई है तो वो आपको ध्यान रखना है, राइट। अब अगर हम बात करें सर्विसेज में, वो कैसे रेशियो का एनालिसिस कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट आपका, मतलब बहुत ही डिटेल्ड में है। तो मैं अगर एक एक पॉइंट डिस्कस करूंगा तो हो सकता है 7 भी बच जाए, राइट। तो मैं प्रेजेंटेशन आपको शेयर कर दूंगा। देयर इज नो पॉइंट कि आप वो मैनुअल 150-200 पेज की पढ़ो। तो आप इसमें प्रेजेंटेशन में इसको आप देख सकते हो, जो मेन चीजें हैं मैंने इसमें डाली है। वो जो क्वेश्चन है वो कैसे आपके चीजों को फ्लो लेके जा रहे हैं, कि परचेज कैसी है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, आईटीसी कैसे ले रहे हो, आपकी पॉलिसीज क्या है रिजेक्शन को लेते हुए, आपकी सेल्स कैसे बन रही है, सीरियली नंबर्ड है कि नहीं है। अगेन बहुत सारी चीजें हैं। अकाउंटिंग कैसे कर रहे हो, जॉब वर्क के लिए चलान कैसे बन रहे हैं, कैसे वो सेव हो रहे हैं, कैसे वो रिपोर्ट हो रहे हैं, पूरा वॉक थ्रू है ये। मतलब इसको पूरा डिस्कस कर सकते हैं, बट अगेन इट विल टेक सो मच टाइम कि आप इसको, जब आपको टाइम मिले फ्री टाइम में, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, आप इसको पढ़ो।
क्लासिफिकेशन के लिए आपको उनको कैसी चीज, क्या सोर्स डॉक्यूमेंट देखना है, जीएसटी इनवॉइस, जीएसटी रिटर्न, एग्जेम्पशन आपने क्लेम करी है तो उसकी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन, वैल्यूएशन में टर्नओवर डिस्काउंट की पॉलिसी क्या है, रिलेटेड पर्सन को आप सेल कर रहे हो अगेन, अगर वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो किस वैल्यू पे जा रहा है, रेवेन्यू न्यूट्रल हो रहा है कि नहीं हो रहा, आईटीसी आप ले रहे हो कितनी क्वांटिटी पे ले रहे हो, क्या रेशियो बन रहा है आपको, राइट। पूरा प्रोसीजर उन्होंने दे रखा है, डीसी पे क्या देखना है, परचेज ऑर्डर पे क्या देखना है, कैसे आपको रिकॉर्ड्स बनाने हैं, क्या क्या रिकॉर्ड्स बने हुए होने चाहिए, जॉब वर्कर का क्या होना चाहिए, मटेरियल इन हो रहा है कैसे होना चाहिए, आउट हो रहा है कैसे होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होनी चाहिए, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जनरल वाउचर, अगेन सब कुछ चीजें इसमें दे रखी है। हमने आज की प्रेजेंटेशन में 80% चीजें कवर कर ली हैं, बट आप इसको एक बार डिटेल में रीड आउट कर लेंगे तो आपको एक उनका क्या पर्सपेक्टिव है वो पता चल जाएगा। नाउ बेसिकली ये 20 टाइप्स ऑफ रिकंसिलिएशन जो जनरली बनानी पड़ती है, जो वो आपसे मांगते हैं, आपके पास रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए, वो ये मैंने बना रखी है। अगेन जरूरी नहीं कि आपको 20 बनानी पड़े, अगर हो सकता है इसमें से आपका सब कुछ मैच हो रहा हो तो कुछ आपको जरूरत ना पड़े, या वो हो सकता है ऑफिसर्स आपसे ना मांगे। सो एक प्रोबेबल बना रखा है मैंने कि हो सकता है आपको बनानी पड़े, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको नोटिस आ गया है तो आप इसमें से जो आपको रेलेवेंट लगती है वो आप उसको प्लीज बना के रखो। ये एक समरी है बेसिकली कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपसे वो मांग सकते हैं, और आपके पास ये सारी चीजें रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए। परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस बेसिक है, आईटीसी रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर बड़ा बेसिक है, हो सकता है आपका ना बना हो, आप उसको बनाओ। ट्रांस वन ट्रांस टू पक्का मांगेंगे आपसे, रिकंसिलिएशन 3B1/2A की पक्का मांगेंगे, राइट, एजिंग मांगेंगे, तो ये सारी चीजें हैं। राइट, तो अब तक किसी का कोई भी डाउट है रिलेटेड टू डिपार्टमेंटल ऑडिट? तो प्लीज आप मुझे बताइए। Thank you, Vijay ji. If you have any, yes. Aditi, can I ask a question? Yes, Puri ji. You had mentioned that in the case of recovery under section 73 and 74, Yes. 3 years and 5 years period is there. Yes. But till that time, what is the dealer supposed to do? Create a demand because he is not aware of it. Sorry, I didn't get you, sir. See, under section 73 and 74, after the audit, the Yes. demand has to be Yes. raised. Yes. It has to be Yes. done Under within 3 years 73, and 5 years, right? Yes. Now, Yes. my books are closing. The audit was completed, let us say, in December, Yes. and I have not been informed. Yes. So what will I do in 31st March balance sheet? Because as an auditor, I have to certify any contingent liability or any other. See, sir, I think आप जो पूछना चाह रहे हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं, अगर वो टाइम पीरियड निकल गया है 73 का या 74 का। टाइम नहीं निकला अभी, क्योंकि मेरे को डिमांड 3 साल में दे सकते हैं, वो दे सकते हैं। अगर आपका, पर मेरे को 2 साल तक उन्होंने नहीं दी। सपोज करते हैं हम 21 की बात करते हैं, 21 चल रहा है, 17-18 का नोटिस, 18-19 का नोटिस आ सकता है आपके क्लाइंट जी, राइट। हम मान के चलते हैं नोटिस आ गया, ठीक है, आपको 10 दिन पहले नोटिस मिल गया जी। अब आपकी वो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जी, ठीक है। अब सपोज करो अब ये साल चल रहा है, मार्च 22 आ गया जी, और आपको ये लग रहा है कि अभी तक कोई ऐसा कोई ठोस चीज या कोई मेन पॉइंट नहीं निकल रहा है, या उसकी तरफ से कोई क्वेरी नहीं आ रही है कि मेरे को लगे कि भाई मेरे को कोई प्रोविजन बनाना पड़ेगा या कुछ कंटिंजेंसी आपको नहीं दिख रही है। अगेन आप अगर एएस को अप्लाई करते हैं तो कोई प्रोविजन या कंटिंजेंसी नोट्स डालने की जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर आपको मार्च में लगता है कि यार सपोज करो हमारे क्लाइंट को सर एक ओशन फ्रेट का आया, अब हमें लगा कि ओशन फ्रेट पे अगेन वो आपका जजमेंट है कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, अगर आपको लग रहा है कि वो केस निकल जाएगा तो यू कैन ऑब्वियसली आप एक नोट डाल सकते हो, उसका प्रोविजन करने की जरूरत नहीं है।
तो वो टोटली एक डिफरेंट चीज है। वो आपकी जजमेंट है कि आपको क्या लग रहा है कि भाई वो पेनल्टी या वो 73 74 का आपको कॉग्निजेंस लेना है कि नहीं लेना जी राइट। तो वो एक 70 74 एक लिमिटेशन पीरियड का है, बाकी आपका अपना प्रोफेशनल जजमेंट है कि आपको उसकी प्रोविजनिंग करनी है या नहीं करनी। मेरा क्वेश्चन डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑडिट हो गया कंप्लीट, मेरा डिपार्टमेंट ऑडिट कंप्लीट हो डिपार्टमेंट ऑडिट कंप्लीट हो गया, बट उन्होंने अभी मेरे को डिमांड रेज नहीं की है। ओके ठीक है, उस क्या वो केस में पीरियड क्या निकल गया? solution? सर 73 74 तो देना ही पड़ेगा। अगर वो 73 74 नहीं दे रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो टाइम पीरियड निकल गया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। आपको लीगली वो आपको रिकवरी नहीं कर सकते आपके साथ। जजमेंट भी मैंने दी है इसमें। इसका मतलब है कि 2 साल तक अगर मेरे को उनकी डिमांड नहीं आती है, हाँ तो 1 साल का पीरियड तो अभी मेरे पास है ना उनके पास डिमांड रेज करने का। बिल्कुल है, अगर विद इन टाइमलाइंस में है, क्योंकि ठीक है ना? डिपार्टमेंटल ऑडिट का कोई टाइमलाइन नहीं है, हमें 73 को ही देखना पड़ेगा। ठीक, अब मैं लेट मी रीफ्रेम माय क्वेश्चन। यस दिसंबर 2019 में ऑडिट कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो दिसंबर 2022 तक वो मुझे डिमांड रेज कर सकता है। कर सकता है। अभी तक उसने डिमांड रेज नहीं की। मैं 20 की और 21 की बैलेंस शीट में कोई कंटेंजेंट लायबिलिटी, कोई नोट दूंगा क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। सर मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं नहीं देता। नहीं देते, ओके, मैं नहीं देता ठीक। क्योंकि मेरे पास अभी सर देखो रिकवरी का नोटिस ही नहीं आया ना। अगर मेरे को वो 73 74 दे देता तो मैं कंटीजेंट का नोट दे देता, बट मेरे ठीक पास है। तो नोटिस ही नहीं आया, तो लीगली तो मेरे से कुछ मांग ही नहीं रहा ना अभी। ठीक ठीक, फेयर, नाउ आई हैव अंडरस्टूड, थैंक यू। यस यस, ओके सर, ओके। किरणजीत जी, आई थिंक अतुल जी की डिस्कशन में वो चीज क्लियर हो गई होगी। अजय जी, डेफिनेटली ऑडिट में वो क्रॉस चार्जेस या जितने भी जो वो फॉलो नहीं कर रहा है वो बिल्कुल रेस कर सकता है। कैन आईटी से अंकित जी, डेफिनेटली आप आईटीसी ले सकते हो। अगर वो कमर्शियल व्हीकल है तो आपको कोई उसमें कोई बार नहीं है 17(5) का, आप क्रेडिट ले सकते हो। ओके I think all the questions have been answered till now. पवन जी, क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया है, बट वो ड्यू डेट से ही लेना पड़ेगा। अगेन अगर 9 उसने नहीं भरी है तो जो लिमिटेशन पीरियड है वो है तो 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट का। बट अगर आप ये भी मान सकते हो अगर उसने अभी तक 9 नहीं भरी है तो उस पर नोटिस भी आ सकता है कि भाई आपने 9 क्यों नहीं भरी है, उस पर पेनल्टी, वो अलग चीज है। बट अगर उसने नहीं भरी है तो काउंट तो सर 73 के हिसाब से ही होगा, ड्यू डेट से ही काउंट होगा। I'm waiting for more questions, else I'll move forward. टेक्सटाइल में हम करेंगे डिस्कशन, बट वो ज्यादा लंबा लास्ट नहीं होगा क्योंकि हमें उसमें कुछ इश्यूज ही डिस्कस करने हैं और उसके बाद हम उसको क्लोज करेंगे। ओके फाइन। सर तरुण जी, ब्लॉक क्रेडिट नोटिसेस के लिए बेसिकली अगर आपको देखा जाए तो आपको अपने जजमेंट्स ही लगाने पड़ेंगे। जो एडवांस रूलिंग आई हुई है, मोर देन 1000 एडवांस रूलिंग आ गई है, वो लगानी पड़ेगी, या फिर जो जजमेंट्स आए हुए हैं वो आपको देने पड़ेंगे। बट जनरली मैंने ये देखा है कि ब्लॉक क्रेडिट के नोटिसेस अलग से नहीं आते, या तो 3B2A का नोटिस आते हैं, राइट, या फिर जब ऑडिट होती है या अगर आपके एंटी इवेजन में कोई एक्सपोर्टर का एसओपी का चल रहा है तो वो वहां पे रिकवरी निकालते हैं। तो ऐसे अलग से ब्लॉक क्रेडिट का नोटिस नहीं आता, तो वो एक पार्ट ही होगा। अगर डिपार्टमेंटल ऑडिट की आप स्पेसिफिक बात करोगे तो उसमें वो जरूर पॉइंट निकालते हैं कि आपने क्रेडिट गलत लिया है, उसका फिर आप सबमिशंस दो, उसको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं।
ऑर्डर आएगा 73 का, आप अपील करो. सो इट इज अ लॉन्ग थिंग. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर किसी का कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रहेगा तो हम फिर से ले लेंगे. Now, GST impact on textile industry. Again, sorry, कोई कुछ बोल रहा था. No. सतपाल जी, I have seen your question. मैं उस पर डिस्कस करूंगा सर. अभी डिस्काउंट की पॉलिसी में डिस्कस करूंगा आपसे. Now, GST impact on textile industry. सर इसमें बेसिकली देखा जाएगा तो इश्यूज हैं, बट कुछ रिजॉल्व हो गए, कुछ पेंडिंग छोड़ दिए गए हैं. बट अगर हमें क्रक्स में देखा जाएंगे तो कुछ उनके एक 2-3 मेजर इश्यूज हैं. जो सबसे बड़ा इशू है वो रिफंड वाला ही है, क्योंकि जो ज्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 5% पे है. फाइबर, यार्न, गारमेंट जनरली 5% पे है, या कुछ 12% पे है. जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ऑलमोस्ट कोई ड्यूटी नहीं थी. बहुत ज्यादा सब्सिडीज थी, हायर ड्यूटी ड्रॉबैक्स थे, एक्साइज नहीं थी, वैट बिल्कुल नहीं था. तो ज्यादातर कुछ टैक्सेस थे ही नहीं. और जीएसटी आने के बाद एक ड्रास्टिक चेंज आया है कि जीएसटी लग गया. वो कभी वैट रिजीम में जिस डीलर को आज तक कुछ टैक्स जिसने दिया ही नहीं, उसको जीएसटी प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाने पड़ गए, रिटर्न्स बनानी पड़ गई. तो जो सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, दैट इज बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर. Because most of the purchases or services are at the rate of 18, 28 or 12, and most of the supply is at the rate of 5%. तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स की और अप्रैल काउंसिल्स में एक बार मैं डिलिब्रेशन भी दे रहा था, तो जो उनको सबसे बड़ा पॉइंट वो ये आ रहा था कि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, बिकॉज वर्किंग कैपिटल गेट्स ब्लॉक. या तो मोस्टली आइटम्स या तो उसको 12% कर दिया जाए, ताकि जो रिफंड लेना पड़ रहा है, एक्यूमुलेशन है, वो ना हो, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक ना हो. राइट. अगेन हम सबको पता है फाइनेंस एक्ट 2021 में जो आईजीएसटी का रिफंड होता है, उसके लिए भी अब सर्टेन क्लास हो सकता है जिसमें गारमेंट्स को भी डाल दिया जाए. जो ऑटोमेटिक रिफंड आता है वो सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस को ही मिले. तो एक्साइज और सैड वैड ये सब पहले था जीएसटी से पहले, और जीएसटी आने के बाद ये सब कुछ हट गया और सिर्फ जीएसटी लग गया. मोस्ट ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर, एज आई हैव डिस्कस्ड, वाज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेंट्रल टैक्स एंड द स्टेट टैक्सेस. और अब जीएसटी लगने के बाद देयर इज सीमलेस क्रेडिट, बट अगेन इश्यूज हैं, बिकॉज जॉब वर्कर के जो चार्जेस हैं, कुछ कमीशंस के हैं, वो 18% पे भी हैं आज की डेट में, और आउटपुट मोस्टली 5% पे है. राइट. अगर हम आरसीएम की बात करें, 9(4) पहले होता था, 9(4) खत्म हो चुका 13 अक्टूबर 2017 से, जिसमें आपको अगर कोई भी 5,000 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपको सर्विसेज या गुड्स ले रहे थे, तो आपको क्रेडिट, आपको रिवर्स चार्ज में डिपॉजिट करना पड़ रहा था. अननेसेसरली का कंप्लायंस हो रहा था. बट अगेन 9(3) इज स्टिल देयर. 9(3) में आज भी अगर आपको जीटीए की सर्विसेज ले रहे हो, लीगल की सर्विसेज ले रहे हो, तो आपको उसका कंप्लायंस करना पड़ता है. यू हैव टू डिपॉजिट टैक्स अंडर आरसीएम. राइट. और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है आरसीएम में कि इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, सपोज आप छोटे डीलर हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, बट 9(3) की अगर आपने कोई सर्विसेज ले ली है, तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ जाएगी सेक्शन 25 में. अननेसेसरली का रजिस्ट्रेशन, अननेसेसरली का कंप्लायंस. Because 9(4) has been dispensed with, but 9(3) is still prevailing. अगर मैं आईटीसी की बात करूं, तो आईटीसी में अगेन इसमें जो एक इशू आता है वो 17(5) का आता है. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देयर इज अ कॉमन प्रैक्टिस टू गिव फ्री फैब्रिक सैंपल्स के लिए, दिखाने के लिए,
और उसका क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो एक अगेन एक वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होती है उसमें. सो एक ये स्पेसिफिकली टेक्सटाइल सेक्टर में एक ये इशू है. अगेन जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट था उसमें इशू था, बट वो गवर्नमेंट ने उसको क्लियर किया. सेक्शन 22 और 22 आपको कहते हैं कि अगर आपकी 40 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी. और 24 आपको कहता है इफ़ यू आर मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई, इफ़ यू आर इन दिल्ली एंड यू आर मेकिंग एनी सप्लाई आउटसाइड दिल्ली, then you have to take mandatory registration. There is no threshold, right? तो ये एक इशू था, बट गवर्नमेंट ने इसको देखा और उस पे इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए जो रजिस्ट्रेशन थी उसकी खत्म कर दी फॉर फ्यू आइटम्स रिलेटेड टू टेक्सटाइल सेक्टर एज पर नोटिफिकेशन 8/2017. वो आप नोटिफिकेशन देख सकते हो. फिर जॉब वर्क, अगेन जॉब वर्क में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी रेट की. जॉब वर्क पहले 18% पे था, फिर 5% पे आ गया. एक वेलकम मूव था, बट अगेन इसमें जो प्रॉब्लम है आज की डेट में वो रिटर्न्स के ऊपर है. जैसे आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर एट द टाइम ऑफ डिपार्टमेंटल ऑडिट आल्सो कि पहले बिफोर जीएसटी देयर वाज नो एनी स्पेसिफिक रिटर्न. सिर्फ चालान की मूवमेंट की एक रिटर्न दी, मतलब चलान्स का ये कंप्लायंस होता था क्योंकि ऐसा कुछ उस पर टैक्स होते ही नहीं थे. बट ITC 04 अगेन अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको सारी डिटेल्स डालनी पड़ती है, कब गुड्स गई, कब वापस आई, कब सेल हुई जॉब वर्कर से. तो अगेन एक कॉम्बरसम प्रोसेस है. फिर रिफंड्स की ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि आपको एक्यूमुलेशन हो रहा है रिफंड्स पे. एक ये अभी भी एक बर्निंग इशू है जो एक प्रिवेलिंग कर रहा है आज की डेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, जिसमें जो परचेजेस है वो हायर रेट पे और सेल जो है वो लोअर रेट पे, जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है और वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो रही है. राइट. सो टेक्सटाइल सेक्टर पे बस इतना ही था. माय मेन फोकस वाज टुडे ऑन द डिपार्टमेंटल ऑडिट, बट आई थिंक आई ट्राइड टू कवर टेक्सटाइल पार्ट आल्सो. सो दिस इज माय कॉन्टैक्ट डिटेल्स. You can save my number and you can WhatsApp me if you have any kind of query, or I also share GST updates only related to GST only and nothing else. So if you want, you can say hi to me and type your name and I'll add you in my broadcast list for if you want any regular GST updates. And again, thank you so much, Voice of CA, for giving me this opportunity to spread my little knowledge to the members and to the viewers. Thank you, Ashwini ji. Thank you, Sanjay ji. If we have any kind of queries, I can take it. And over to you, sir. I think, Aditya ji, you have handled most of the question. There is nothing we find it pending in the query list or question. Still, if anybody wants to speak to the speaker, you can raise your hand. Anyone want to speak to the speaker? Any panelists want to have any question? सतपाल जी का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं. सतपाल जी को कर दीजिए आप एक बार. सतपाल जी, आपको अनम्यूट किया है. सतपाल जी, आपको पैनलिस्ट बनाया है. दुआ साहब, अगर कोई बात करना चाहें स्पीकर से आप कर सकते हैं. Good evening. I am Vijay Kumar. Yeah, Vijay Kumar ji. Yes, ji. I have one question. Sir, hello. Yeah, Yes, can you yes, Agarwal ji. little Agarwal louder? ji. Yes, yes, Agarwal ji. In textile sector, does the buyer of raw cotton, who is a registered person from the farmer, need to pay GST on reverse charge basis? Sir, there is no specific provision related to this. So, if 9(4) was prevailing, certainly that person would have been paying GST under reverse charge under 9(4). But as of now, in 9(3), it is not applicable. So, GST under reverse charge won't be applicable as of now. Okay. Okay? Yeah. Okay.
Okay, thank Then you. unprocessed cotton supplied to ginning mill. Okay. Whether will attract RCM? Sir, as of my knowledge, 9(3) is not applicable on these kind of services. In case, if it is applicable, I will recheck. But as of my knowledge, it is not applicable. So RCM won't be applicable. Because I come across a certain persons have viewed that RCM will apply for this supplying of raw cotton to ginning mill. It will attract I'll RCM. recheck, sir. I'll recheck. You can Okay, have my okay. number and we can Okay. discuss one-to-one. Okay, okay. Okay? Yeah. Okay. In respect Yeah. of audit, whether the audit Yes. officer can, at the time of conclusion of audit, can collect any dues in the form of tax, interest, penalty, and send it to the range officer for further. Yes, certainly. But Certainly, yeah? Okay. but that officer, that audit officer, cannot issue any 73 or 74 notice. Okay. He can calculate any kind of recovery or anything, but that recovery or that audit that recovery notice has to be sent by the range officer only. He cannot issue 73 or 74 Of course, notice to the he cannot taxpayer. issue any 73 or Yes. 74. Yes, That I know. yes, yes. But Yes. yes. Okay. Whether the audit officer can ask him to pay India C3 about the dues which I come across during the course of audit. That is my point. Yes. Okay. Yes. Then whether the audit officer had need to record any statement at time of completion of audit. Yes. Yes. In that order AD202, he will has to write everything, that what are his comments, what the auditee has to say on that, and what is the conclusion. Then whether the audit can be converted into certain sale, because during the course of audit they found it, the audit officer found that there are evasion of taxes. Whether he can suggest for inspection. He can suggest to the range officer commissioner, but he cannot do himself that convert that of course audit to his commissioner. But he can certainly give that recommendation to the range officer or the range commissioner. Okay. Yeah. Thank you, Ji. Dhanyavad. Dhanyavad. You have an in-depth study of GST audit. I am really excited. You have presented in a good manner. Thank you so much. Thank you so much for giving the opportunity, Agarwal Ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Your questions not only they increase the morale of the Aditya or the speaker, but your participation itself is worthful for us, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you to us. No, sir. I should wholehearted thanks to Jindal Ji and Agarwal Ji, because you are giving the golden opportunity to join with you for a week, sir. Thank you so much for giving the opportunity, sir. Thank you, sir. Thank you. One thing I want to compliment for you, though we are in webinar, but the way you have your gesture, your hands when you are answering the question, so it seems that you are live. You are just doing it live. So it's good that, because when the speaker speaks with the gestures and hands here and there, it means that you are answering with the heart. When the answer comes from the heart, they are the best. So this is one thing which I have noticed in you. Normally speaker in the webinar, they speak without any gestures or anything on their face. They will just simply, because they are not looking to the screen. But as you can see that even right now we have 100 approximately, though we have finished our webinar on your deliberation. Ashwini ji, you can take the rest of the proceedings so that I can tell the control room to get ready for the conclusion of the webinar. Question answer तो और तो नहीं किसी का है, किसी का hand raise तो, so that we can take the questions. Nothing. चलो पीयूष जी हैं जुड़े हुए? अभी तो थे आप। पीपीटी आदित्य जी भेज देना जरूर, पीपीटी की बड़ी डिमांड है। Certainly sir, I will. आगे जी पीयूष जी आगे। मैं अपनी कंक्लूजन से पहले पीयूष जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स करें आदित्य जी का, इतना वंडरफुल सेशन उन्होंने
बड़े टाइमली हमारा कंक्लूड किया, जिसमें 2 इंडस्ट्री, एक तो टेक्सटाइल कवर किया और दूसरा नोटिस कवर किए जीएसटी ऑडिट के जो आते हैं हमें। Thank you, Ashwini ji. Thank you very much for giving me this honor to propose vote of thanks for Aditya Agarwal ji. Aditya, it's always a pleasure and a treat to listen to Aditya Agarwal ji. जिस डिटेल में वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, that's always enlightening and that's always enriching experience. Thank you very much, Aditya ji, for being with us and for giving your valuable inputs on various topics. Thank you very much, Sanjay ji, for giving us this platform of VOCA, and also all the participants and panelists who are here for the full time for getting good knowledge from Aditya ji. Thank you all. Thank you once again. थैंक यू सर। ऑलरेडी हम मतलब जितनी भी आपकी थी हमारी अनाउंसमेंट पहले कर चुके हैं। कल हमारा लास्ट डे है सर्टिफिकेशन कोर्स का, जिसमें पीयूष जी भी स्पीकर हैं और शिवा गोयल जी भी हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और जो हमारी रियल स्टेट एक्सेप्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के उसको कवर कर रहे हैं। कल हमारे डीटीसी साहब, डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर साहब भी ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। तो आई विल रिक्वेस्ट टू काइंडली ज्वाइन टुमारो इन बिग नंबर। और जो हमारे पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हैं, जो आज नहीं आ सके किसी वजह से ऑक्यूपेंसी के कारण, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी काइंडली कन्वे करें, ताकि कल हम अपना लास्ट सेशन विद बिग नंबर अटेंड कर सकें। तो विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच टू ऑल द पैनलिस्ट, स्पेशली आदित्य जी एंड ऑल द अटेंडीज फॉर अटेंडिंग इन दिस वर्किंग डे इन बिग नंबर। तो आई रिक्वेस्ट, आज भी सॉरी अश्विनी जी, आज भी बहुत सारे लोग लॉगिन शॉर्ट नेम से कर रहे हैं। मैंने कल भी रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपना फुल नेम जो सर्टिफिकेट पे चाहते हैं वो आप करें, क्योंकि हमारे प्रोसेस में अगर आप शॉर्ट नेम देते हैं, हमें आपके ईमेल आईडी से आपका मेंबरशिप नंबर खोजना पड़ता है या फोन से खोजना पड़ता है, उसमें गलत हो जाता है। हमारे प्रोसेस को हम ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं। वो ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जो है मेरा सॉफ्टवेयर नहीं ले पाता है शॉर्ट नेम वगैरह, या वो गलत निकाल देता है। मेरी एक बार हाथ जोड़ के सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वो जिस नाम से सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो उसी नाम से लॉगिन करें, उसी मेल आईडी से लॉगिन करें, डिफरेंट मेल आईडी से नहीं लॉगिन करें, अदरवाइज उनको 2 दिन का अलग अलग सर्टिफिकेट मिलेगा। तो एक कंसोलिडेट सर्टिफिकेट के लिए उनको उसी नाम से आप लॉगिन करें। अगर आपने आज या कल किसी और नाम से लॉगिन किया है, प्लीज राइट अस at voiceofc@gmail.com that this is the name in which I want a certificate, so that we can correct that certificate at the inception or at the first level itself. That's all. thank you very much, sir. I request the control room to kindly close